तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जो बहुत ही कह सकते हैं दर्दनाक और अहम थी। अकथनीय रूप से राक्षसी। सोचिए ये शब्द किसके थे? ब्रिटेन के सबसे मशहूर लीडर्स में से एक विंस्टन चर्चिल के, और वो भी अपनी ही सेना के एक काम के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इतनी तीखी बात कहनी पड़ी? तो इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और भारत का माहौल कह सकते हैं कि बारूद के ढेर जैसा था। देखिए हुआ क्या, 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। भारत ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सैनिक भी दिए, संसाधन भी दिए, इस उम्मीद में कि अब स्वशासन मिलेगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे सारे वादे भुला दिए गए हों। फिर मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसने लोगों की आजादी पर सीधी सीधी पाबंदी लगा दी। और इसका नतीजा अप्रैल 1919 आते आते पूरे भारत में और खासकर पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जिसने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। ये रॉलेट एक्ट था क्या असल में? ये एक तरह से जो युद्ध के समय का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी का विस्तार था, और इसने अंग्रेज अधिकारियों को एक खतरनाक ताकत दे दी। वो किसी पर भी सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। लोगों ने इसे एक धोखे की तरह देखा। मतलब सुरक्षा के नाम पर उनके जो बुनियादी हक थे वो छीने जा रहे थे, और इसी वजह से चारों तरफ गुस्सा और विरोध की आग भड़क उठी। तो अब आते हैं सीधे उस दिन पर। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और शहर था अमृतसर। वहां जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है, चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई। उस दिन वहां करीब 10 से 20 हजार लोग जमा थे। इनमें प्रदर्शन करने वाले भी थे, लेकिन बहुत सारे परिवार और तीर्थयात्री भी थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बैसाखी का दिन था, एक बहुत बड़ा त्योहार। तो ज्यादातर लोग तो बस त्योहार मनाने आए थे या वहां से गुजर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शहर में किसी भी तरह की सभा पर रोक लगा दी गई है। और फिर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ियों के साथ वहां पहुंचता है। सबसे पहला काम वो क्या करता है? बाग से बाहर निकलने का जो मुख्य तंग सा रास्ता था उसे बंद करवा देता है। भीड़ अब पूरी तरह से फंस चुकी थी, और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को हटने का मौका दिए, डायर ने अपने 50 सैनिकों को गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। ये सब इतनी तेजी से और इतने सोचे समझे तरीके से हुआ कि किसी को संभलने या भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। पूरे 10 मिनट, सोचिए 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही, और सैनिक जानबूझकर भीड़ के उन हिस्सों को निशाना बना रहे थे जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं, और गोलीबारी रुकी भी तब जब सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थीं। अब बात आती है कि कितने लोग मारे गए। देखिए इस पे आज भी अलग अलग राय है। ब्रिटिश सरकार का जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो कहता था 379 लोग मारे गए और करीब 1200 घायल हुए। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर 1500 के करीब लोग हताहत हुए थे। मतलब आंकड़े चाहे जो भी हों, ये तो साफ है कि तबाही बहुत बहुत बड़ी थी। वहां पर आज भी एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है कि बाग के अंदर बने एक कुएं से ही 120 लाशें निकाली गई थीं। लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। ये बात उस वक्त की बेबसी और खौफ को बयां करती है। लेकिन ये क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। हत्याकांड के बाद के दिनों में इसने एक और भी ज्यादा अपमानजनक और मनोवैज्ञानिक रूप ले लिया। हुआ ये कि उसी इलाके में एक गली थी जहां मार्सेला शरवुड नाम की एक अंग्रेज मिशनरी पर हमला हुआ था। तो बदले में एक अजीब सा आदेश जारी किया गया। आदेश ये था कि कोई भी भारतीय जब उस 200 गज लंबी गली से गुजरेगा तो उसे अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर जाना होगा। इसी को बाद में कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर या रेंगने का आदेश कहा गया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये जानबूझकर नीचा दिखाने और अपमानित करने की एक कोशिश थी। और जनरल डायर ने इस बारे में क्या कहा वो सुनिए। उसने कहा, कुछ भारतीय अपने देवताओं के सामने मुंह के बल रेंगते हैं। मैं चाहता था कि वे जाने कि एक ब्रिटिश महिला भी एक हिंदू देवता की तरह पवित्र है, और इसलिए उन्हें उसके सामने भी रेंगना होगा। ये बयान उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो ये जो रेंगने का आदेश था, इसका विश्लेषण करें तो क्या पता चलता है? पहला, ये नस्लीय तौर पर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश थी। दूसरा,
ये सजा को एक तमाशा बनाकर पेश करना था। तीसरा, ये गोरी महिलाओं की पवित्रता को लेकर जो औपनिवेशिक चिंता थी उसे दिखाता है। और सबसे अहम, ये लोगों को सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत गहरा अपमान देने की एक कोशिश थी। मतलब इसका मकसद सिर्फ डराना और झुकाना था। अब जाहिर है इस हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। लोगों का ब्रिटिश राज के न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी था, वो भी पूरी तरह से टूट गया। और इसका सबसे बड़ा असर शायद महात्मा गांधी पर पड़ा। 1919 से पहले वो साम्राज्य के वफादार माने जाते थे, लेकिन इस घटना के बाद वो ब्रिटिश शासन के एक अटल विरोधी बन गए। कह सकते हैं कि इसी एक घटना ने एक साम्राज्य के वफादार को उसके सबसे बड़े विरोधी में तब्दील कर दिया। यहीं से उनके असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सिर्फ गांधी ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान के इस असंगत संदर्भ में हमारी शर्म को और भी स्पष्ट कर देते हैं। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य से एक नैतिक और बौद्धिक तौर पर पूरी तरह से नाता तोड़ने जैसा था। तो जब इस हत्याकांड की खबर धीरे धीरे लंदन पहुंची तो वहां भी तहलका मच गया। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ लोग डायर की तारीफ भी कर रहे थे। इसको लेकर वहां एक बहुत तीखी बहस छिड़ गई। जब हंटर का मिशन, जो इस मामले की जांच कर रहा था, उसके सामने जनरल डायर पेश हुआ तो उसने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं बिना गोली चलाए भी भीड़ को हटा सकता था, लेकिन वे फिर वापस आते और मुझ पर हंसते और मैं खुद को मूर्ख बना लेता। इस बयान से साफ था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और उसका मकसद भीड़ हटाना नहीं बल्कि एक सबक सिखाना था। तो हंटर कमीशन ने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने डायर के काम को एक गंभीर गलती माना। उन्होंने ये भी कहा कि एक नैतिक प्रभाव पैदा करने का उसका मकसद गलत था और उसने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पर कोई सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में उसे उसकी कमान से तो हटा दिया गया, पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। और बस इसी बात ने कि कहने को तो निंदा हुई पर असल में कोई सजा नहीं मिली, भारत में गुस्से को और भड़का दिया और यह भी दिखाया कि ब्रिटिश हुकूमत खुद इस मुद्दे पर कितनी बंटी हुई थी। वो जो 10 मिनट थे, उनकी गूंज एक सदी के बाद भी खत्म नहीं हुई है। उस घटना ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया और उसका असर आज भी महसूस होता है। आगे चलकर क्या हुआ? 1940 में माइकल ओ ड्वायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर के काम को मंजूरी दी थी, उसे लंदन में एक ऐसे शख्स ने मार दिया जो इस हत्याकांड में बच गया था। फिर 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जब इस जगह पर आईं तो उन्होंने इसे कठिन अतीत का एक दुखद उदाहरण कहा, लेकिन कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी। और 2019 में जब इस घटना को 100 साल पूरे हुए, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे एक शर्मनाक निशान तो कहा, पर फिर भी कोई आधिकारिक माफी नहीं मांगी गई। तो हम देखते हैं कि इस विरासत में बदला भी है, अफसोस भी है और एक ऐसी मांग है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। और यही सवाल आज भी इस पूरी विरासत के केंद्र में है कि क्या एक सदी पुराना जख्म एक औपचारिक माफी के बिना सच में कभी भर सकता है? ये सवाल हमें उस एक पल की याद दिलाता है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया।